नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं शिवानी द्वारा रचित उपन्यास कृष्णकली भाग 12, मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज में। एक्सक्यूज मी, पर इधर कोई दुबली पतली लड़की तो नहीं आई? बेहद दुबली, कंधे तक कटे बाल, टेढ़ी मांग, बहुत बड़ी आंखें, हल्की गुलाबी साड़ी और जी नहीं। प्रवीर का संयत कंठ स्वर स्वयं ही अनजान बना उसके कानों में टकराने लगा। सचमुच ही पैरों में स्केटिंग व्हील बांधकर भागती है शायद। जरा सोचिए तो, इन लंबी टांगों को भी पछाड़ गई। वह हंसा। सरदार सचमुच ही 6.5 फीट से कम नहीं था। चमकता जूता, कायदे से पहना गया सूट और टाई, मोती से चमकते दांत, जो उसके हंसते ही अंधेरे चेहरे को अचानक जला दी गई तेज पावर की बत्ती की भांति उज्जवल कर बैठे थे। पर जिसकी चाल ढाल फुर्ती और इकहरे शरीर के गठन से प्रवीर उसे युवक समझ बैठा था, दिया सलाई के क्षणिक आलोक में उसका प्रौढ़ चेहरा देखकर वो दंग रह गया। सावरी दाढ़ी के बाल खिचड़ी थे और सुदर्शन चेहरा झुर्रियों से भरा लग रहा था। वेरी स्ट्रेंज, वो कहने लगा। मुझे दूर से बिल्कुल यही लगा कि वह इन्हीं लोहे की छल्लेदार सीढ़ियों पर बिल्ली सी कूदती चढ़ रही है। शायद धोखा हुआ हो, पर क्या अब मेहरबानी कर मुझे एक बार अपनी कोठी का ओना कोना देखने देंगे? वह जंगली बिल्ली की तरह कहीं भी छिप सकती है। आप शौक से देख सकते हैं, पर पूरे घर का फ्यूज उड़ गया है और मेरे पास टॉर्च भी नहीं है, प्रवीर ने कहा। पर सरदार को जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह छलनामयी कोठी से कहीं बाहर गई है। मैं समझ रहा हूँ जी, वह बड़े खिसियाए स्वर में कहने लगा। एक तो उचक्के की तरह आपके अनजान बंगले में कूद आया हूँ, उस पर ओना कोना छानने के लिए आपकी इजाज़त मांग रहा हूँ, पर एक बार ढूंढ लूँ तो शायद तसल्ली हो जाएगी। सरदार को जैसे उस दुबली लड़की को ढूंढे बिना चैन नहीं पड़ रहा था। वह प्रवीर के साथ दिया सलाई की तीलियां जलाता उचक उचक कर छत की बल्लियां तक छान आया। एक बार वार्डरोब के अधखुले पट की ओर पीट कर वह झुककर पलंग के नीचे झांकने लगा तो प्रवीर का कभी न धड़कने वाला लोहे का कलेजा भी धड़क उठा था। कहीं उसे देख लिया तो क्या कहेगा वह सब बेसौम्य सरदार। वह प्रवीर जो कभी झूठ नहीं बोलता, एक अनजान रहस्यमयी छोकरी के लिए इतना बड़ा झूठ कैसे बोल गया? सरदार एक बार फिर बाहर आकर हताश हो उसी कुर्सी पर बैठ गया। क्या बताऊं भाई साहब, बात भी ऐसी है कि कहते भी शर्म से सिर झुक जाता है। हमारे आज़ाद हिंदुस्तान में अब ऐसी लड़कियां भी जन्मने लगी हैं। करीब 1 साल होने को आया, मेरी बीवी शिमला अपनी बीमार माँ को देखने गई। मैं फौज में हूँ, मुझे ब्रिगेडियर बेदी कहते हैं। वह अपनी इसी संक्षिप्त परिचय के साथ तपाक से कुर्सी से उछल प्रवीर से हाथ मिला, फिर बैठकर कहने लगा। गुरु की मर्जी ऐसी हुई कि माँ तो ठीक हो गई, उसकी बीमारी का हाल पूछने गई बेटी चल दी। एक कार एक्सीडेंट में ही मेरी बेबी का इंतकाल हो गया। मैं लद्दाख में था, लड़की दिल्ली में मेरी माँ के पास थी और बेटा खड़क बासला में। दोनों को यही खबर देने में शिमला से लौटकर दिल्ली जा रहा था। चलने लगा तो सास ने मेरी बीवी का सारा गहना थमा दिया। मेरी बीवी को अपने गहनों से अजीब लगाव था। कितनी बार समझाया कि बैंक में रख दे, पर जहाँ भी जाती उसका छोटा मोटा लॉकर साथ ही चलता। अब आपसे क्या कहूँ, वैसे अनमोल हीरो का सेट शायद अब 1.25 लाख में भी नहीं जुटेगा। मेरी बीवी फिरोजपुर के बेदियों की बेटी थी और मेरे ससुर लंदन, कनाडा और अमेरिका के गुरुद्वारों में प्रबंधक रह चुके थे। पहले मैंने सारे गहने अपनी सास को लौटा दिए। मेरा तो अनमोल हीरा ही चला गया। बीबी जी, मैं अब इनका क्या करूं? मैंने कहा तो वे रोने लगी। तुम्हारी लड़की की सगाई हो गई है, अब इनकी ज़रूरत पड़ेगी बेटे। और अटैची खोल उन्होंने मुझे पूरी लिस्ट से मिलान कर एक एक चीज़ समझा दी थी। ट्रेन चली तो मैंने अटैची तकिए के नीचे दबा ली और लेट गया। उस कूपे में मेरे साथ एक लड़की भी सफ़र कर रही थी, वही जिसका पीछा करके मैं यहाँ तक भागता चला आया हूँ। पहले मुझे बड़ा एम्बैरेसिंग लगा, भाई साहब, इतना लंबा सफ़र और साथ में अकेली वो जवान चुलबुली छोकरी। लड़की बेहद चुलबुली थी, कभी लेटती, कभी झटके से कटे बाल पीछे की ओर फेंकती, कभी खिड़की बंद करती, कभी खोलती। मुझे लेटे लेटे उसकी नटखट हरकतें देखकर अपनी लड़की तेजेंद्र की ही याद आ रही थी। वो भी एक जगह चुपचाप नहीं बैठ सकती थी, जैसे बीसियों पिस्सू एक साथ काट रहे हैं। कुछ देर तक मैं उसे देखता रहा, फिर मेरी आंखें नींद से खुद ब खुद झपकने लगी। एक तो कई रातों से नहीं सोया था। एक हल्की सी झपकी के बाद मैंने करवट बदली तो देखा वो लड़की सीट से नीचे टांग लटकाए सिगरेट पर सिगरेट फूके चली जा रही थी। मैं उसे देखकर दंग रह गया। फौज में रहा हूँ, वह भी लद्दाख, लेह और सिक्किम में।
जहाँ सिगरेट और रम के बिना तो कोई फौजी रह ही नहीं सकता। कैसे कैसे चेन स्मोकर्स भी देखे हैं, पर यह बच्ची तो सबको पछाड़ रही थी। एक बार जी में आया पूछूं, बेटी क्यों अपने को ऐसे तबाह कर रही हो, पर फिर चुप रह गया। आजकल की लड़कियों का क्या ठिकाना, कौन बारूद के ढेर में आग लगाए। कहीं कुछ उल्टा सीधा कह बैठी तो खिसिया कर ही लंबा सफर काटना होगा। अपनी ही तेजेंद्र को कभी टोक दो तो अटके सा जवाब धर देती है। फिर यह तो अनजान पर आई बेटी थी। मैं करवट बदलकर सो गया। आधी रात को मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सिरहाने से कुछ खींच लिया। मैं हड़बड़ाकर उठा और स्विच टटोलने लगा। ऐसे मौक़ों पर हमेशा ट्रेन का स्विच बाजीगर की काठ की कोठरियों के नीचे गोलियों की तरह दाएं बाएं लुका छिपी खेलने लगता है। जहां हाथ टटोला वहीं खिड़की की छिटकिनी हाथ लगी। किसी पेशेवर चतुर कहानी कहने वाले की भांति सबसे रहस्यमय मोड़ पर आकर ब्रिगेडियर बेदी अचानक चुप हो गया। प्रवीर को भी अब उस कहानी में रस आने लगा था। फिर न चाहने पर भी वो पूछ बैठा था, बस साहब। फिर बड़ी देर के बाद स्विच मिला, बिजली जलाई तो देखता क्या हूँ, वो छोकरी हाथ में मेरी अटैची लिए दरवाजे के पास खड़ी है। मैंने आओ देखा ना था, नीचे कूदा और लपक कर उसकी बाँह पकड़ ली। जरा सोच समझ कर सरदार जी। वो छोकरी बेहयाई से मुस्कुराने लगी। ऐसा ना हो कि आपको अटैची छीन कर पछतावा करना पड़े। अटैची मेरी है, तुमने इसे मेरे सिरहाने से निकाला कैसे? मैंने शायद गुस्से में बुरी तरह बौखला गया था। एक तो हाई ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, उस पर उस छोकरी की चोरी और सीना जोरी से तो मैं आपे से बाहर हो गया था। देखिए, उसने जंजीर की ओर हाथ हटाया। आपने अटैची छीनी और मैंने जंजीर खींची। मैं एक ही चीख से पूरी ट्रेन के यात्रियों को यहाँ जुटा लूंगी और कहूंगी यह दड़ियल मेरी इज्जत पर टाका डाल रहा था। अटैची तो आपको मिल जाएगी, पर इज्जत चली जाएगी। ऐसे मौक़ों पर लोग औरत की ही बातों पर विश्वास करते हैं, मर्द की नहीं। जरा अपनी उम्र देखिए। इस उम्र में इस बेइज्जती और बदनामी के धक्के को क्या आप सह सकेंगे? ठीक कह रही थी छोकरी। शायद लोग उसी की भोली सूरत का एतबार करते। मैं अगर यह भी कहता कि मैं अपनी बीवी की तेरे ही से लौट रहा हूँ, तब भी शायद मेरी दागी गई गोली मेरे सीने में लगती। बीवी नहीं है, इसी से खूबसूरत लड़की अकेली लड़की को देखकर बौरा गया है, रडुआ, शायद लोग यही कहते। क्या आप नहीं सोचते सरदार जी? वो बहुत ही भोलेपन से हंसने लगी, जैसे अभी उसके दूध के दांत भी नहीं टूटे हों, कि बजाय इसके मैं आपकी इज्जत पर डाका डालूं, अच्छा यही है कि खाली आपके अटैची पर ही डाका डालकर चल दूं। मुझे तो जैसे लकवा मार गया था। इतने ही में शायद सिग्नल ना पाकर गाड़ी किसी बियान जंगल के बीच खचाक से रुककर सीटियों से कान फोड़ने लगी। मैं उसी की कई बातों में उलझा था। हो सकता था कि मेरी तेजेंद्र की महीने भर पहले हुई मंगनी भी इसी झूठी बदनामी से टूट जाए। मैं संभलता इससे पहले ही वह बित्ते भर की छोकरी मेरी अटैची लटकाए मुस्कुराती उतरकर अंधेरे बियाबान में खो गई। गाड़ी जैसे उसी के लिए रुकी थी। मैं बुत सा खड़ा रह गया। खुला दरवाजा चलती गाड़ी के साथ फटाफट खुलकर बंद हुआ तो मुझे होश आया। पुलिस में खबर करता भी तो क्या होता। आज इतने दिनों बाद वह मुझे फिर चारबाग स्टेशन पर दिखी। सामान वहीं छोड़ मैं उसके पीछे भागा। पर देखिए ना, जिसके रिक्शा का इतनी दूर तक पीछा करता आया, वो इस गली में उतरते ही फिर जादुई परी से उड़न छू हो गई। आज अगर मिल जाती तो छोकरी की गर्दन वहीं दबोच देता। सरदार जी का ब्लड प्रेशर उसकी लाल डोरीदार आंखों में उतर आया था। क्राइम डज नॉट पे ब्रदर। वह सिगरेट के टुकड़े को फेंक कर उठ गया। देख लीजिएगा, एक न एक दिन कुत्ते की मौत मरेगी। हो सकता है वह आज की लड़की कोई और हो और आपको पीछा करते देखकर सहम कर भागने लगी हो। कभी कभी कोई चेहरा धोखा भी दे जाता है। नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। वह चेहरा धोखा नहीं दे सकता। उसे एक बार देख लेने पर शायद आप भी नहीं भूल सकेंगे। वेरी ओरिजिनल आइज। अब मैं चलूं? सामान चौकीदार को सौंप के आया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार ने बड़ी नम्रता से झुककर प्रवीर के दोनों हाथ पकड़कर फौजी झटके में झटका दिया था। आपका बहुत वक्त जाया किया, पर आपसे सब बातें कहने से एकदम लाइट फील करने लगा हूँ। चलते चलते ब्रिगेडियर बेदी उसे अपने चमकते ब्रीफकेस से निकलकर अपना चमकता विजिटिंग कार्ड भी दे गया। उसके जाने के बाद भी प्रवीर कुछ देर तक कुर्सी पर ही बुद्ध सा बैठा रहा। फिर उसे अपने वार्डरोब के में बंद उस दुबली पतली लड़की की याद आई तो वह हड़बड़ा कर अलमारी खोलने लगा। उसी क्षण कमरा बिजली से जगमगा उठा। क्या पता इतनी देर तक गर्म कपड़ों के साथ बंद लड़की दम वम घुटकर बेहोश हो गई हो। कुछ ही देर तो अंधेरे की अभ्यस्त उसकी आंखें बिजली के आकस्मिक प्रकाश से चौधिया कर रह गई थी। पर ठीक से पलके झपकाकर उसने देखा, जादूगर हुडनी कैसे बाजीगरी चातुर्य से बंद वार्डरोब का द्वार खोल वह छलनामयी अदृश्य हो चुकी थी। पर गई किधर होगी?
पिछवाड़े का एकमात्र मार्ग नवीन कक्का स्वयं ही ताला मारकर बंद कर गए थे। ऊंची ऊंचे रोशनदानों में कितनी ही लंबी मानवीय टांगे क्यों न हो, कभी नहीं पहुंच सकती थी। तब क्या वो छल की टंकी पर लगी पाइप को ही पकड़कर सरपनी सी रेंग गई थी? और कहीं हाथ की पकड़ फिसलती तब? कल्पना से ही प्रवेश सिहर उठा था। वह निश्चय ही उसी पाइपलाइन को पकड़ कर उतरी थी, क्योंकि टंकी के पास ही उस नाजुक छोटे पैर की एक बलिष्ठ भर की लाल स्वेड की चप्पल औंधी पड़ी प्रवीर को मिल गई थी। उसने चप्पल उठाकर उलट पुलट कर देखी भी थी, फिर खींच कर नीचे सड़क पर फेंक दी थी। क्या करेगा उस अनजान सिंड्रेला की चप्पल लेकर? उनकी चतुर स्वामिनी क्या सहज में ही पकड़ आएगी? नवीन कक्का से कुछ कहना व्यर्थ था। उन्हें प्रवीर जानता था। ऐसी जासूसी हरकतों में उन्हें बड़ा आनंद आता था। शायद चप्पल उन्हें दिखाता तो वे पुलिस के कुत्तों को बुलाकर सूंघा भी देते और बेकार ही में एक तूफान खड़ा होता। फिर प्रवीर न जाने क्या सोचकर भागता वार्डरोब में लटके अपने ट्वीट कोट की जेबें टटोलने लगा। उसी में उसका बटुआ धरा था। क्या पता चलते चलते छोकरी जेबी काट गई हो, पर बटुआ ज्यों का त्यों धरा था। नवीन कक्का लौटकर आए तो उसने उनसे एक शब्द भी नहीं कहा। कहता तो निश्चय ही कक्का उसी की खिल्ली उड़ाते। अस्पष्ट अंधेरे में जिन बहुत बड़ी सहमी तरह आंखों को उसने पल भर को ही देखा था, आज संगम तट पर उन्हीं को उसने बड़ी सुगमता से पहचान लिया। कलकत्ता पहुंचते ही अम्मा को सावधान करना होगा। उनकी बातों से ऐसा लगा कि वह अज्ञात रहस्यमयी अम्मा के दुख के क्षणों में उनकी बहुत अपनी बन गई है। जया को लेकर अम्मा इधर बहुत दुखी हो गई थी। माया भी ससुराल में बहुत प्रसन्न थी, ऐसी बात न थी। फिर भी उसका आनंदी स्वभाव अपने को परिस्थितियों के अनुकूल बना लेता था। संयुक्त परिवार की वह भी बड़ी बहू थी। विवाह के पश्चात एक दिन भी पति के साथ स्वतंत्रता की मुक्त उड़ान में पर नहीं फड़फड़ा सकी थी। फिर भी वह माँ भाई के पास पल भर रो धोकर अपने वर्ष भर की संचित व्यथा क्षण भर में भूल भाल कर रह जाती थी। भाई काबुल से क्या क्या लाया है, अम्मा ने उसके लिए कितनी नई साड़ियाँ ली हैं, इसका संतोषजनक उत्तर पाते ही वह अपने ससुर गृह की मर्मांतिक पीड़ा को बड़ी सुगमता से पचा लेती थी। पर जया मायके में भी गुमसुम रहती थी। पति का चंचल छिछोरा स्वभाव उस गंभीर लड़की को भीतर ही भीतर क्षय के घातक कीटाणुओं की भांति घुला रहा था। यह प्रवीर मन ही मन खूब समझता था। दामोदर के सस्पेंशन की खबर पाते ही प्रवीर ने अपने सहपाठी मित्र को पत्र लिखा था। सौभाग्य से वह होम डिपार्टमेंट में ही सेक्रेटरी के पद पर था। दोनों आईएएस में एक साथ ही निकले थे। फिर प्रवीर ने उसकी प्रगाढ़ मैत्री में हो गई थी। उसने प्रवीर के प्रत्युत्तर में अपना ही दुखड़ा रोकर पन्ने रंग दिए थे। तुमने तो मेरी वही हालत कर दी है प्रवीर, उसने लिखा था, कि आप मगनते बाबना द्वार खड़े जजमान। यहाँ की अफसरी में अब सिवाय कांटों के ताज के कुछ भी नहीं रह गया। अफसरी कुर्सी के नाम पर यहाँ किलो से भरी हठ योगी की कंटक संज्ञा मात्र रह गई है। उसी पर दम साधे लेटा रहता हूँ। कब असेंबली का कौन सा ऊट पटांग प्रश्न किस उच्च पदस्थ अफसर के लिए विष बुझा घातक बाढ़ बन बैठे, इसका ठिकाना नहीं रहा। कुछ दिन पहले दुर्भाग्य से मेरी पत्नी ने मेरे एक धृष्ट चपरासी को क्रोध में आकर शायद कुछ भला बुरा कह दिया था। फिलहाल उसी की मूछों में ताव है, मेरी मूछें नीची हैं। तुमने लिखा है तुम बड़े भाग्यवान हो कि स्वदेश में नौकरी कर रहे हो। कम से कम आत्मीय स्वजनों का भला तो कर सकते हो। तुम्हारी चिट्ठी पढ़कर मुझे हंसी आती है। बड़ी अनिच्छा से ही तुम्हें उत्तर में आज से 80 वर्ष पूर्व मेरिडिथ टाउनसेंड की लिखी पंक्तियां भेज रहा हूँ। वुड यू लाइक टू लिव इन अ कंट्री वेयर एट एनी मोमेंट योर वाइफ वुड बी liable to be sentenced on a false charge of slapping an heir to 3 days imprisonment? स्पष्ट था कि डूबते दामोदर को अब एकमात्र तिनके का सहारा भी वह नहीं पकड़ा जा सकता था। फिर भी उस अकर्मण्य निठल्ले व्यक्ति का निर्लज्ज आचरण देखकर प्रवीर दंग रह गया था। जहाँ जया एक कोने में दुख की सूजी आंखें उठाकर घर आए भाई को ठीक से देख भी नहीं सकी थी, वहीं दामोदर साले का गंभीर स्वभाव जानकर भी अपनी वही सस्ती हरकतें दोहराने लगा था। क्यों साले, बोतल स्मगल करके लाए हो मेरे लिए? उसके आते ही दामोदर ने अपना पहला प्रश्न पूछकर बाईं आंख मींच ली थी। दामोदर को शायद इस बार ससुराल में स्थायी घर जमाई बनने पर उतनी सुविधाएं प्राप्त नहीं थी। फिर भी उसके चेहरे पर एक सिकन नहीं उभरी थी। अरे भाई प्रवीर, अब तुमसे क्या छिपा थोड़ा ही रहेगा। माया सी सतर्क प्रेस रिपोर्टर घर में रहने पर यही तो फायदा है, क्यों है ना माया? भाई के पास बैठी माया का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा था। कभी इसी सुदर्शन जीजा
कि ऐसी ठिठोली उसके कुंवारे अल्लड़ जीवन के माँ को भी फागुन बना देती थी। आज वही जीजा उसकी आंखों में किरकिरी बनकर चुभने लगा था। तुम्हारी तो बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है, मैं जानता हूँ तुम मुझे उबार ही लोगे, पर हमारी अम्मा जी ने ऐसा पैतरा बदला कि बस, कहाँ पान के पत्ते से फेरे जाते थे, अब उन्हीं रियासती रजवाड़ों की ही हालत है कि रियासत है पर प्रिविपर्स छीना जा रहा है। नाम के भी अब जमाई राजा है हम, पर कोई प्याला चाय को भी तो नहीं पूछता। माया ही उस दिन उसे एकांत में समझा गई थी, जैसे भी हो दौरे से लौटते ही अम्मा की पाली गई छोकरी को हटाना होगा। मैंने तो उसे देखा भी नहीं है, पर उसके सौंदर्य ने इन दोनों की आंखें चौधिया दी हैं। इनका भी क्या कोई ठिकाना है। उस जीजा जी के रहते अम्मा को यह दुस्साहस कैसे हो गया। जब देखो तब कली का ही बखान सुनते सुनते कान पक गए हैं। अपनी बेटियों को तो जैसे एकदम पराई कर दी हैं। जिस अपरिचिता ने गृह की रही सही शांति भी नष्ट कर वैमनस्य की अदृश्य दीवार की नींव रख दी थी, उसे निकाल बाहर न करने पर शायद गृह की उलझी गुत्थियां और भी उलझ जाएंगी, यह प्रवीण समझ गया था। कलकत्ता पहुंचने पर दूसरे ही दिन उसने अम्मा को एकांत में बड़ी देर तक पूरी बात समझाने की चेष्टा की, पर वे बार बार अपनी ही बात दोहराती रही। जिससे मैं मिन्नत कर मना कर इस घर में लाई थी, उसे आज बिना किसी बात की कैसे जानने को कह दूं। और फिर बेटा, लाख हो दामोदर, क्या इतना ही गया बीता है जो अपनी बिटिया की उम्र की लड़की के पीछे भागेगा। ठीक है अम्मा, तुम नहीं कह पाओगी तो मैं ही उससे कह दूंगा। कलकत्ते में क्या उसे कहीं और रहने का एक कमरा नहीं जुट सकता। जहाँ एक गृह में कली के आने से पूर्व उसे भगाने का षड्यंत्र चल रहा था, वहाँ एक दूसरा सीमित परिवार विदा लेती कली को स्नेहपूर्ण आग्रह से बार बार रोकता जा रहा था। न जाने कितनी बार कली का रिजर्वेशन कैंसिल करा दिया गया था। छोटा सा बिस्तर बंद 2 बार बांध कर फिर शीतल खुल गया था। एक सप्ताह के आमोद प्रमोद एवं सर्वथा नवीन परिवेश में बीते मीठे दिनों की स्मृति कली मुट्ठी में कसकर संजोए लिए जा रही थी। ट्रेन छूटने लगी, तब भी आंटी अपना उदार प्रस्ताव दोहराती जा रही थी। अभी भी मान जाओ कली, नौकरी क्या यहीं से नहीं मिल सकती। कमिश्नर शर्मा हमेशा मेरी मुट्ठियों में बंद रहते हैं, कहीं भी रखवा देंगे। उत्तर में कली फिक फिक कर हंसती रहती। धीरे धीरे तीनों स्नेही चेहरे ओझल हो गए। कल वह इस समय कलकत्ता पहुंच चुकी होगी। फिर वही मनोज जिंदगी विदेशी अतिथियों की लोलुप दृष्टि के चाबुक की मार के नीचे फिर वे उन्हीं शमशान घाट और दूतों के अड्डों की सैर करा, धतूरा चरस की दम जुटाने की अजीब ड्यूटी या विदेशी संगीत की धुन के साथ किसी टेक्सटाइल का निर्जीव विज्ञापन बनकर निरर्थक मुस्कान बिखेरे दर्शकों को रिझाने की थकान प्रद कवायद। घर लौटने पर अम्मा के विदेश से लौटे दम्भी पुत्र का नोटिस भी शायद उसे मिल जाए। पर कली घर पहुंची तो अम्मा परिवार सहित कहीं मिलने मिलाने गई थी। अकेले बाबूजी बरामदे में आराम कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। कली को आहट पाकर उन्होंने चौंक कर देखा। अरे आ गई आप मिस मजुमदार। प्रवीर की अम्मा तो आज सबको लेकर मिलने मिलाने चली गई हैं। आपने तो खाना भी नहीं खाया होगा। बाबूजी अखबार मेज पर रखकर उठ गए। उस स्नेह प्रवण गंभीर व्यक्ति के सम्मुख मुखरा कली सकुचाकर स्वयं ही सिकुड़ जाती थी। कई बार उन्हें टोकना चाहती थी। आप कहकर क्यों मुझे शर्मिंदा करते हैं बाबूजी, मैं क्या आपकी बेटी नहीं बन सकती। पर वह अपनी व्यवस्था समझती थी। उसके अभिशप्त जन्म का इतिहास जानने पर क्या कोई सहज में ही उसे बेटी बना सकता था। और फिर यह पावन व्यक्तित्व, सरल उदार बच्चे सी निश्चल स्नेह, स्निग्ध हंसी, निष्कपट आंखों से फिसलता चश्मा और संयमी जीवन का जीवंत विज्ञापन सा चमकता तेजस्वी माथा। बूढ़ा होने पर उनका तेज तर्रार बेटा भी शायद ऐसा ही लगेगा। किसी जीर्ण मंदिर के प्रांगण में पहुंचते ही जैसे पैरों में पड़ी चमड़े की चप्पल स्वयं ही चुभने लगती है। बिना खोले देव मूर्ति के दर्शन की स्वयं चित्त ही अनुमति नहीं देता। ऐसे ही बाबूजी को देखते ही कली को लगता उसकी अपावन उपस्थिति को उन्होंने किसी दैवी प्राण शक्ति से सूंघकर नथुने सिकोड़ लिए हैं। वह दूर ही खड़ी रह जाती, कुछ भी नहीं कह पाती। नहीं बाबूजी, आप मेरी चिंता न करें, मैं अभी दफ्तर जा रही हूँ, वहाँ कैंटीन से कुछ भी खा लूंगी। कमरा खोलकर वह भीतर गई और बहुत दिनों से बंद कमरे की घुटन के एक भवके ने उसे फिर बाहर धकेल दिया। लगता था बिजली के झटके से कोई अभागी छिपकली ही मरकर सड़ गई थी। यह शायद कोई मरा चूहा कहीं दबा रह गया था। नाक पर रुमाल रखकर वो बड़े दुस्साहस से आगे बढ़ी और लपक कर खिड़की खोल दी। दुर्गंध के सूत्र को पकड़ के उसने बिजली के तार से अटकी गंदाती निर्जीव छिपकली को लकड़ी से कोच कर बाहर फेंका और एक अगरबत्ती जलाकर दीवार पर खोस दी। उस सोने कमरे में उसे आंटी के स्नेही परिवार की स्मृति ने क्षण भर को विचलित किया। फिर उसने हाथ की घड़ी खोलकर मेज पर धर दी।
ऐसे ही समय गंवाने से काम नहीं चलेगा। नहा धोकर मनहूस सूरत को संवारना होगा। अपनी क्लांत चेहरे को दर्पण में देखकर वह मुस्कुराई। आज जरा जमकर ही श्रृंगार करना होगा। समकंग के तट की जिस वैष्णवी के निराभरण सौंदर्य को शक्तिशाली शत्रु ने देखा था, उसी की बासी रूपरेखा को फिर खींचने से काम नहीं बनेगा। इस बार मोर्चा जरा डटकर लेना होगा। कैसे ही वीर योद्धा की तलवार क्यों ना हो, जब तक सान में धरकर उसकी धार पैनी न बनाई जाए, क्या शत्रु की छाती